31 अगस्त 2023 को जब इंडिया पार्टी विच इज़ एन अलायंस ऑफ 26 पार्टीज विथ कांग्रेस एट इट्स हेड, ये जब मिलके अपना स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रही थी ना कि भाई आगे आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में क्या होने वाला है, उसी टाइम के अराउंड सडनली हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने एक सरप्राइज पार्लियामेंट सेशन अनाउंस किया, जो कि उन्होंने बोला कि ये होगा 18 सितंबर से कुछ एक हफ्ते का सेशन। ये दिस केम राइट आफ्टर हमारी जो G20 की समिट हुई थी, वो भी सितंबर में इसके एक ही हफ्ते पहले हुई थी, और ये डिक्लेरेशन सडनली उसके बाद आया। सब लोग सोचने लगे कि भाई ये किस चीज़ के बारे में है, व्हाट इज दिस अबाउट, दिस वाज अ सरप्राइज पार्लियामेंट्री सेशन। एंड किसी को भी आइडिया नहीं था कि इस पार्लियामेंट्री सेशन में किन चीज़ों के ऊपर बातचीत होने वाली है। एवरीवन वाज एंटिसिपेटिंग, क्योंकि अभी हमारे इलेक्शंस बहुत ही जल्द आने वाले हैं। हमारे आगे कम से कम आने वाले 5 साल का फ्यूचर इन्हीं इलेक्शंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो कोई भी इस तरीके का अनाउंसमेंट बहुत बड़ा होता है, और ये अनाउंसमेंट इनफैक्ट उतना ही बड़ा था। सो द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड कि वो एक 8 मेंबर की कमिटी बनाने वाले हैं, जिसको हेड करेंगे हमारे जो प्रीवियस प्रेसिडेंट रह चुके हैं रामनाथ कोविंद जी। और ये 8 मेंबर की कमिटी क्या किस चीज़ पे रिसर्च करेगी, किस चीज़ के ऊपर सलाह मशवरा करेगी, इस बात पर कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी हम इंडिया में वापस ला सकते हैं। अब आपने हर जगह सुना होगा कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी हम इंडिया में ला सकते हैं। मैंने वर्ड यूज किया वापस ला सकते हैं। सो द इंटायर रीजन बिहाइंड दिस इज कि आपको ऑलरेडी सुन के समझ में आ चुका होगा कि इससे पहले भी इंडिया में एक टाइम पे शायद वन नेशन वन इलेक्शन नामक चीज एग्जिस्ट किया करती थी। अच्छा, सबसे पहले जान लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। अभी आपने देखा होगा कि स्टेट के इलेक्शंस अनाउंस होते हैं वो अलग टाइम पे होते हैं, हमारे लोकसभा के इलेक्शंस अलग टाइम पे होते हैं। ठीक है, 2024 में लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, और इस साल ही काफी सारे स्टेट्स के अलग अलग इलेक्शंस हुए हैं। राजस्थान जैसे फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश, है ना। जो यूनियन गवर्नमेंट है उनका अब क्या मानना है, उनका ये मानना है कि क्यों ना हम वन नेशन वी आर वन कंट्री, तो हम एक ही इलेक्शन कंडक्ट करें। मतलब लोकसभा के लिए भी और स्टेट लेवल पे जो स्टेट असेंबलीज होती हैं उन दोनों के लिए हम एक इलेक्शन एक ही साथ कंडक्ट करें। अच्छा, एक इलेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि एक ही पोलिंग बूथ वहां पे सारे जाके वोट देंगे, नो। वन इलेक्शन में हो सकता है ये इलेक्शन आने वाले 10 दिन तक चले, या हो सकता है 2 महीने तक भी चले अगर पूरे देश में कराया जा रहा है, लेकिन एक राउंड ऑफ इलेक्शंस में होना चाहिए। मतलब इलेक्शंस मान लीजिए आज स्टार्ट हुए, अगले आने वाले 60 दिन अगर अलॉट किए गए हैं, तो 60 दिनों के अंदर लोकसभा एज वेल एज स्टेट असेंबलीज दोनों के ही इलेक्शंस एक झटके में एक बार में खत्म किए जाएंगे। दिस इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत ही लॉजिकल सा, क्या इस टाइप की स्ट्रैटेजी किसी और कंट्री में एग्जिस्ट करती है, या इंडिया पहली बार है ऐसा कुछ करने वाला। एक्चुअली इंडिया इज गोइंग टू ज्वाइन, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, आ जाता है हमारे देश में, तो इंडिया इज गोइंग टू ज्वाइन अ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज। और ये 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, एक तो अपने ही घर के पास है नेपाल, एक कंट्री हो गई स्वीडन, और एक कंट्री है यहाँ पर साउथ अफ्रीका। तो अच्छा, नेपाल और स्वीडन में इस तरीके के इलेक्शंस कंडक्ट करा पाना थोड़ा उनके लिए आसान होता है कि एक ही बार में कंडक्ट करा लिए, क्योंकि हमारे कंपैरिजन में ये थोड़ी छोटी कंट्रीज है, पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी। हमको अगर कंपेयर करना है ना, तो हम ऐसी कंट्री से कंपेयर करेंगे जो थोड़ा पॉपुलेशन और एरिया वाइज इंडिया के आसपास लगती हो। हालांकि साउथ अफ्रीका भी कहीं इंडिया के आसपास नहीं लगती अगर हम एग्जैक्ट कंपैरिजन करने जाए, बट स्टिल अगर किसी से कंपेयर करना है तो साउथ अफ्रीका इज द बेस्ट एग्जाम्पल। साउथ अफ्रीका के भी लेकिन 9 प्रोविंसेस हैं, जैसे हमारे स्टेट्स होते हैं ना डिवाइडेड, वहां पे प्रोविंसेस होते हैं। साउथ अफ्रीका के भी 9 प्रोविंसेस हैं, और इनका जो पूरा इलेक्शन कंडक्ट कराने का प्रोसेस है ना, वो इंडिया से बहुत ही अलग है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं कि साइज और पॉपुलेशन वाइज कि साउथ अफ्रीका भी ऐसा कुछ करती है, लेकिन हम एग्जैक्ट उनसे सीख नहीं ले सकते या उनके प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस और गवर्नमेंट प्रोसेस जो होता है ना, वो उनका ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल फंक्शन करते हैं। इंडिया जैसा बिल्कुल भी नहीं है वो। कमिंग बैक टू इंडिया, मैंने वर्ड यूज किया था कि वापस से लाया जाए। पहले ये
एज अ पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करता था। पहले अगर आप इंडिया में ढूंढने जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन नाम की चीज नहीं मिलेगी, बट आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। 1951 में जब शुरुआत में ही आज़ादी के बाद इलेक्शंस हुए थे, तब 1951 से ही आप इमेजिन करो, देश अभी अभी बना है, सारे स्टेट्स अभी अभी बने हैं, तो सबके साथ में ही इलेक्शन हुए थे। तो 1951 से साथ में इलेक्शंस चालू हुए थे और काफ़ी साल तक इनको साथ में ही कंडक्ट कराया गया। बट धीरे धीरे बहुत सारे स्टेट रीऑर्गेनाइज होते गए, है ना, रीऑर्गेनाइज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि मध्य प्रदेश जो एग्जिस्ट करता था वो टूट के एमपी और छत्तीसगढ़ अलग अलग हुआ। इस तरीके की बहुत सारी हरकतें हुई और साथ ही साथ बहुत सारी गवर्नमेंट्स भी टूटी या असेंबलीज डिसॉल्व हुई। तो जिस स्टेट की अगर असेंबली डिसॉल्व हो जा रही है तो वो बिना सरकार के तो जी नहीं सकते, उनको इलेक्शन वापस कराना पड़ेगा। इसी के चलते धीरे धीरे करके सारे के सारे स्टेट्स टूटते गए और धीरे धीरे करके ये प्रोसेस फाइनली जाके 1972 में कंप्लीटली बंद हो गई। ये ट्रेंड जिसको हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रेंड चलता आ रहा था साथ में स्टेट असेंबलीज और लोकसभा की इलेक्शंस कराने का, ये फाइनली जाके 1972 में कंप्लीटली बंद हो गया। उसके बाद भी कुछ ऐसे स्टेट्स थे जैसे कि आप केरला, उड़ीसा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो लोकसभा के साथ ही इलेक्शंस कराते थे, बट सिर्फ कुछ चुनिंदा ऐसे स्टेट्स बचे हुए थे। बाकी सारे स्टेट्स की टाइमिंग्स डिफरेंट हो गई थी फॉर वेरियस रीजंस। किसी ने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, बट ड्यू टू रीजंस उनकी टाइमिंग डिफरेंट हो गई थी और उनकी अपने हिसाब से चलने लगी थी। अब अगर हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, अगर गवर्नमेंट इतना बड़ा स्टेप ले रही है तो कुछ तो उसके बेनिफिट्स होंगे और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उसके अगेंस्ट बात करते होंगे। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रोज में सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज जो बोली जाती है वो ये है कि भाई ये इलेक्शन का एक्सपेंडिचर, जो खर्चा होता है, खर्चा इस चीज से भी हो सकता है कि भैया पोलिंग बूथ लगवाओगे आप एक एक छोटे छोटे। अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि एक बहुत छोटे से जिले में सिर्फ एक लौता वोटर था, लेकिन वहां भी पोलिंग बूथ लगाया गया, पोलिंग स्टेशन लगाया गया, क्योंकि उसका अधिकार है वोट दे पाने का जहां पर वो रजिस्टर्ड है ना। तो इतने सारे पोलिंग बूथ्स, फिर ईवीएम्स, वोटिंग मशीन्स पूरा सेटअप करना होता है, फिर वहाँ पे ड्यूटी लोगों की लगाते हैं, फिर कई बार ट्रैवलिंग के लिए भी गांव से भर भर के लोगों को लाते हैं तो ट्रैवलिंग के लिए व्हीकल प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे इस तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए सक्सेसफुली। अगर हम 2014 के ही इलेक्शंस की बात करें तो उसमें ही अकेले 3,870 करोड़ 3,870 करोड़ रुपीस खर्च हुए थे एक इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, या पूरे जो उस साल में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे। तो अगर ये सारे स्टेट्स और यूनियन के इलेक्शन साथ में करा लिए जाते हैं तो डेफिनेटली आप ऐसे इमेजिन करो कि 4 भाई बहन हैं, उनकी अलग अलग शादी कराई जा रही है, तो अलग मंडप सेटअप होगा, अलग रिसेप्शन होगा, अलग मेहंदी सेरेमनी होगी, ऑल दिस, है ना, अलग अलग खर्चा होगा। अगर अब इनकी सारों की शादी एक ही साथ एक मंडप के अंदर करा दिया जाए या एक ही वेन्यू में करा दिया जाए, सॉर्ट ऑफ एक ही वीक में डिवाइड करके कि इस हफ्ते में 4 अलग अलग दिन चारों की शादी कर दी जाएगी, डेफिनेटली उससे एक्सपेंसेस कम लगेंगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो पहला प्रो या पहला बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि जब भी इलेक्शन होता है ना तो उसमें एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली इलेक्शन कमीशन लगाती है सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे मेनली, और उनको बहुत सारी चीज़ें करने से रोका जाता है। बहुत सारी चीज़ें, कोड ऑफ कंडक्ट, आप ऐसे इमेजिन करो कि आप ऑफिस भी जाते हो या आप स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो तो आपका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कभी हमने पढ़ा नहीं होगा बट आपका स्कूल या कॉलेज का जो ब्रोशर होगा ना, कभी उसको खोल के देखिएगा, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि मान लीजिए अगर यूनिफॉर्म है आपको कंपलसरी, तो उसमें लिखा हुआ होगा कि वाइट शर्ट फॉर बॉयज, वाइट ट्यूनिक फॉर गर्ल्स, ऐसे करके। दिस इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आपको किस तरीके से पेश आना है। तो इलेक्शंस होने से पहले ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है, चाहे पूरे स्टेट में या यूनियन गवर्नमेंट के इलेक्शंस जब होते हैं तो पूरे के पूरे कंट्री में ही। तो आप इमेजिन कीजिए 5 साल में 2 बार ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। 2 बार क्यों? देखो, महाराष्ट्र स्टेट का खुद का जब इलेक्शन होगा तो उसके लिए लगाया जाएगा, और फिर यूनियन गवर्नमेंट के जब इलेक्शंस होंगे पूरे कंट्री के तो उसमें पूरे कंट्री पे लगाया जाएगा। तो 5 साल में 2 बार, उससे पूरी की पूरी गवर्नेंस ही हिल जाती है, क्योंकि उतने टाइम के लिए आप ऐसे इमेजिन करो हर चीज़ पर पॉज बटन, पॉज दबा दिया जाता है, तो हर एवरी एक्टिविटी इज पॉज, सिर्फ पूरा फोकस ऑन इलेक्शंस।
तो ऐसा 2 बार होता है 5 सालों में, और बहुत बार गवर्नेंस का पूरा प्रोसीजर ही हिल जाता है, वापस ट्रैक पे लाना पड़ता है उसके बाद। तो अगेन टाइम वेस्ट होता है, लोगों का एफर्ट्स वेस्ट होते हैं, बार बार चीज़ें ट्रैक पे लानी पड़ती है। दिस इज द सेकेंड प्रो। अगर वन नेशन वन इलेक्शन किया जाता है तो ये सब चीज़ें सिर्फ 5 सालों में एक बार होंगी, 2 बार होने के बजाय। अच्छा, जो ओपोनेंट्स हैं वो भी कुछ बातें बोलते हैं। ओपोनेंट्स सबसे पहले तो सुनते ही उनने बात हंस दी है, वो बोले कि यार ये तो मतलब आप आगे बढ़ने से पहले वहीं रुक जाओ, क्योंकि ये लॉजिकली और प्रैक्टिकली फीजिबल ही नहीं है। आप इमेजिन करो कि ईवीएम्स जो इस समय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो अपनी होती है ना, वो इमेजिन करो कि एक स्टेट में वोटिंग हो रही है, वहां पे होकर फिर मान लो अगले साल दूसरे स्टेट में इलेक्शन है, सारी की सारी उठा के वहां ले जा सकते हैं। फिर मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट की है तो बाकी स्टेट्स की ईवीएम्स उठा के वहां पे लेके जा सकते हैं। मतलब हम अलग अलग टाइम पे सेम चीज को यूज कर सकते हैं, है ना। अब अगर सारे के सारे एक साथ कराने होंगे तो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी सारी अर्थव्यवस्था, कितनी सारी सुविधाएं लगेंगी। और ये तो इमेजिन करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, तो कराना तो बहुत दूर की बात है। तो पहला ओपोनेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट वो देते हैं वो यही है कि भैया लॉजिकली और प्रैक्टिकली तो फीजिबल ही नहीं है ये। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये बोलते हैं कि आप बोल रहे हो ना कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट हम ये बोल रहे हैं कि ये एक ऐसी कॉस्ट है जो हम देने को तैयार हैं अगर इट इंश्योर्स दैट द इलेक्शंस विल बी फ्री एंड फेयर। अगर इलेक्शंस फ्री, फेयर, सिक्योर और सबको उनका अधिकार देते हुए होगा तो हम इतना कॉस्ट देने के लिए, इतना कॉस्ट बेयर करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हमारा देश जो कि एक डेमोक्रेसी है और इलेक्शंस उस डेमोक्रेसी का पूरा बेस है या नींव है। मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बिना डेमोक्रेसी विल फॉल टू इट्स डेथ। तो इस प्रोसेस के लिए तो हम कॉस्ट देने के लिए तैयार हैं ही हैं, अब तो सोचो ही मत। और दूसरा कि अगेन देर आर ओकेजन्स व्हेन द गवर्नमेंट मे नॉट कंप्लीट फुल 5 years। हो सकता है गवर्नमेंट बहुत बार स्टेट्स में डिसॉल्व हो जाती है ना, पूरे 5 साल कंप्लीट ना करें तो ये जो री इलेक्शन होते हैं, इलेक्शंस में बी हेल्ड अगेन। आप इस चीज पर भी रुकावट लगा रहे हो कि फिर वो स्टेट क्या करेगी, वो बैठ के वेट करेगी कि नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस जब होंगे हम तब तक बिना गवर्नमेंट के वेट करेंगे। 3 साल बाद होने वाले हैं तो 3 साल कोई गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी, क्या करने वाले हम। और बहुत बार ये तो जनरल ट्रेंड है कि होती रहती हैं स्टेट असेंबलीज डिसॉल्व, ठीक है। सो दीज आर द 2 बिग कॉन्स। अच्छा, यहां तक हमको सब कुछ समझ में आ गया, बट 2 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े लीगल कंसर्न्स हैं। एक डायरेक्टली एक प्रेसिडेंट से आता है जो कि 1994 में ही सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था, विच वॉज द केस ऑफ SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और एक आता है टेस्ट ऑफ बायस से। सबसे पहले डिस्कस करते हैं SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बोला था कि स्टेट्स की अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बाप है लॉज का, सारे के सारे, उसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं जा सकता, कोई इंसान नहीं जा सकता, कोई अथॉरिटी नहीं जा सकती। उस कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से स्टेट को लिख के, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट लिख के, उसके फॉर्म में अच्छे से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिया गया है। मतलब हर स्टेट की अपनी खुद की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर तरीके की मशीनरी होगी और आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उसी तरीके से जिस तरीके से यूनियन पार्लियामेंट की अपनी खुद की एग्जिस्टेंस है, तो अगर आप इस तरीके का कुछ करने जाते हो, वन नेशन वन इलेक्शन वाली पॉलिसी लगाने जाते हो, तो SR बोमाई के केस के आप अगेंस्ट जाओगे। क्यों? क्योंकि आप इस स्टेट की मशीनरी को थोड़े टाइम के लिए तो रोकोगे ना। मान लो, इमेजिन करो अभी ये पॉलिसी लग गई, ठीक है, इंप्लीमेंट हो गई पूरे कंट्री पे। अब अगर जिस स्टेट के इलेक्शंस हो सकता है अगले साल होने वाले हों, 2025 में होने वाले हों, जिसके 2026 में होने वाले हों, उनको आप प्रीपोन करके साथ में कंडक्ट कराने के चक्कर में 2 साल पहले कराओगे। या हो सकता है जिन स्टेट्स के ऑलरेडी हो चुके हैं उनको आप रिकंडक्ट कराओगे। तो आप स्टेट की मशीनरी और स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस को ही हिला रहे हो पूरा का पूरा। तो ये बात जो आप कर रहे हो ये SR बोमाई के केस के अगेंस्ट जाती है। ये एक लीगल कंसर्न हो गया। दूसरा एक लीगल कंसर्न जो होता है वो होता है टेस्ट ऑफ बायस। इस बायस में क्या लिखा हुआ है कि जो पूरी की पूरी हाई लेवल कमिटी है, ये जिसके बारे में हमने बात किया, 8 मेंबर हाई लेवल कमिटी है जिसको रामनाथ कोविंद जी हेड करने वाले हैं। इन्होंने ना एक वेबसाइट प्रिपेयर की है,
कि टेंटेटिव ही है, वो थोड़ा रफ ड्राफ्ट जैसी है, बट एक वेबसाइट है। इस पे सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके ऊपर ये पॉलिसी आने से असर पड़ेगा, ठीक है, स्टेक होल्डर्स, वो सारे के सारे आके यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई हो क्या रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है, ऑल दैट। इस वेबसाइट पे अगर आप विजिट करते हो ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में है। अब आप बात कर रहे हो सारे के सारे स्टेट्स की, हमारी ऑफिशियल 22 लैंग्वेजेस हैं, और उन 22 लैंग्वेजेस में से आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट पे यूज़ किया हुआ है। बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हो सकता है किसी को हिंदी ना आती हो, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को हिंदी नहीं आती, और मे बी इंग्लिश भी नहीं आती। बहुत बड़ी हमारी पॉपुलेशन है जिनको ये दोनों लैंग्वेजेस नहीं आती, सिर्फ अपनी रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग आती है। तो ये बायस्ड नहीं हो गया उनके अगेंस्ट, जो सिर्फ और सिर्फ आपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड की है। तो ये दो चीज़ें बहुत बड़ा लीगल कंसर्न प्रेजेंट करती हैं। बट आई थिंक ऑलरेडी अगर इतनी बड़ी कमिटी बनाई गई है 8 मेंबर्स की, जिसको बहुत बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स जिसमें हैं, और प्लस हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट हेड कर रहे हैं, तो आई think we should wait for the report. Probably they are going to come up with something which will tackle with all these issues, जो सारे issues को address करेगी, and then they will come up with the report. ऐसे ही और कुछ relevant informations को जानने के लिए आप follow कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल Yes Academy for Law, और कुछ छोटे छोटे ऐसे informative tidbits वाले videos को देखने के लिए आप हमें follow कर सकते हैं on our Instagram चैनल जिसका नाम है Yes Daily.